पक्षों में विवाद सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि फिरोजाबाद में प्लॉट पर कब्जे को लेकर के दो पक्ष सामने कई बार हो चुके हैं और जिसमें पथराव फायरिंग भी की गई है और पुलिस पर पक्षपात का भी आरोप लगाया गया है। वहीं जबरन एक पक्ष कब्जा करना चाहता था तो वहीं रात में दो गाड़ियों से आकर फायरिंग की गई है, लेकिन पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है। बड़ी घटना कभी भी घट सकती है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं सुबह एक पक्ष का जबरन कब्जा करने पहुंची पुलिस विरोध के चलते ही कब्जा नहीं हो सका है। पीड़ित प्लॉट मालिक परेशान है, दबंग कर रहे हैं, दबंग लगातार परेशान कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला थाना शिकोहाबाद के रेलवे स्टेशन रोड मेला बागे का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला की सुरक्षा के लिए तमाम तरह के प्रतिबंध करे, वही तमाम तरह के आपको बता दें कि तरीके भी निकाल रही है। ऐसे में महोबा में महिला उत्पीड़न और नारी सुरक्षा को लेकर के प्रदेश में इस वक्त मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, जिसका पेज 3.0 अभियान चलाया जा रहा है। खाकी द्वारा स्कूल कॉलेजों में जाकर के 1090 मिशन शक्ति पेज 3.0 के तहत ही जागरूकता किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जिसमें तमाम अहम जानकारियां भी दी गई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत ही स्कूली छात्राओं को स्कूली और संबंधित हर एक संबंधित जानकारी दी गई है। महोबा चरखारी कुल पहाड़ में स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एसएचओ कुल पहाड़ उमेश कुमार और साथ ही चरखारी एसएचओ शशि कुमार पांडे ने स्कूल के सभी छात्राओं के बीच पहुंच करके 1090 जैसी सेवाओं के बारे में खुलकर जानकारी दी है। उन्होंने यह भी बताया कि 1090 की सेवा लेकर उनकी शिकायत जो भी है वो दर्ज कराएं। इस सेवा पर लगातार लोग उपस्थित हैं। शिकायत करने वाली महिला को किसी भी सूरत में थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। वहीं हेल्पलाइन में मौजूद महिला पुलिस अधिकारी ही पीड़िता पर शिकायत दर्ज कर सकती है और पीड़िता की शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसे में छात्राओं के बीच पहुंच करके खाकी ने वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 के बारे में महिलाओं को और साथ ही छात्राओं को जागरूक किया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा। दरअसल आपको बता दें कि भीषण भिड़ंत में एक महिला की मौत हो गई है और 4 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। यूपी के बदायूं में आज सड़क दुर्घटना में 4 स्कूली बच्चे जख्मी हो गए हैं। एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वह स्कूल के स्टूडेंट्स जो है वो सड़क पर आ गए हैं, उन्होंने जाम तक लगा दिया है, जिससे कि काफी देर तक यातायात बाधित रहा। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने पहुंच करके समझा बुझा करके जाम को खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं स्कूली बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एफ हाईवे पर थाना उसावर क्षेत्र के ग्राम धर्मपुर के पास 2 अलग अलग स्थानों पर ये सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें कि 4 स्कूली बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। एक महिला की मौत हो गई है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों स्थान पर जाम लगा करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अगली खबर आपको बता दें कि सीएचसी अस्पताल में गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। लगातार स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ध्वस्त नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यह तस्वीरें हैं, जहां पर गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री तरह तरह के अभियान चला करके साफ सफाई को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल के कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा साफ सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर इसी तरह से चलता रहा तो अभी बड़ी मुश्किल से कोरोना जैसी महामारी अभी पूरी तरह से निजात नहीं मिली है। जब अस्पतालों का ये हाल है तो मंदिर समझकर जहां लोग इलाज करवाने आते, जब जहां यहाँ का ये हाल है तो सोचिए जरा जो इलाज कराने आते हैं उनका क्या होगा। क्या उनको कोरोना से संक्रमित इस गंदगी की वजह से नहीं होंगे? बीमारी फैलने का यहाँ पे लगातार खतरा बनता जा रहा है। गंदगियों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लापरवाही साफ नजर आ रही है कि तस्वीरों में जैसे कि आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी घासें उगी हुई हैं। देखने वाली बात यह है कि आखिर जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, आखिर उनकी नजरें इस अस्पताल पर कब जाएंगी? कब इन अस्पतालों को साफ कराया जाएगा? आखिर कब यहाँ के अस्पताल के लोगों को और जो बीमारी से ग्रस्त लोग आते हैं उनको इस गंदगी के अंबार से छुटकारा मिलेगा?
अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां पर अपराधियों के सर पर इनाम लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये औरैया से पुलिस अधीक्षक ने 3 फरार वंचित अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। थाना अचलंदा में पंजीकृत गंभीर मामलों में ये आरोपी फरार इनामिया बदमाश दीपू पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है, जिस पर लगभग 9 मामले दर्ज हैं। आरोपी के ऊपर 9 मामले दर्ज है। वहीं विधनु कोतवाली क्षेत्र के 2 फरार वांछित अपराधी अंशुल यादव और सोनू यादव के ऊपर भी 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षकों द्वारा अपराधियों पर सख्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के काशगंज से है, जहां पर बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने सदस्यता अभियान जनपद के सिरपुरा मंडल के ग्राम भवपुरा में भाजपा की सदस्यता अभियान का कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सह संयोजक सदस्यता अभियान भाजपा उत्तर प्रदेश दिनेश चंद्र गुप्ता रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक मंडल अध्यक्ष मुदित भदौरिया के साथ ही कार्यक्रम के संरक्षक रामलखन सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही सभी अतिथियों का माला पहना करके स्वागत किया गया व भाजपा के सदस्य बनने पर जोर भी दिया गया है। मुख्य अतिथि दिनेश चंद्र गुप्ता ने बताया है कि मिस कॉल के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 52 लाख से अधिक पुराने सदस्य हैं और अभी तक 50 लाख से अधिक नए सदस्य बन चुके हैं। लक्ष्य कम से कम 1.5 से 2 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल से मिस कॉल लगाकर सदस्यता ग्रहण किया और साथ ही 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाने का शपथ भी ग्रहण किया है। अगली खबर उद्योग नगरी कानपुर से है, जहां अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद की गई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला कानपुर के जिला अस्पताल में 4th श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने अस्पताल साथियों के साथ मिलकर के ओपीडी बंद कर दी है और उपद्रव शुरू कर दिया है। इस दरमियान ही करीब 2 घंटे तक ओपीडी बंद रही, जिसके कारण ही मरीजों की हालत बिगड़ गई। लगभग 2 घंटे बाद मौके पर उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारियों द्वारा उपद्रव कर रहे कर्मचारियों पर बल प्रयोग करते हुए ओपीडी को खुलवाया गया। वहीं एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने पकड़ लिया। जिला अस्पताल प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। जनपद के जिला अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके निर्माण में मिट्टी को खोद करके हटाया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए राज्य कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष रजनीश शुक्ला, जो कि 4th श्रेणी का कर्मचारी है, रजनीश ने लगभग 1 दर्जन कर्मचारियों के साथ मिलकर के ओपीडी सेवाएं बंद करा दी और सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बागी शुक्ला और क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और साथ ही इनको समझा बुझा करके इन पर धाराएं भी लगाई हैं। 12 लोगों ने मिलकर के अस्पताल में हो रहे निर्माण में मिट्टी को खोदने की बात कही थी। उसके बाद बिना कुछ बताए ही षड्यंत्र के तहत ही रजनीश ने कुछ लोगों के साथ मिलकर के ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उन्होंने रजनीश और अन्य उपद्रवियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी बात कही है। जानकारी हुई, 4th श्रेणी कर्मचारी है रजनीश करके, वो वार्ड बॉय के पद पे यहाँ कार्यरत है। उसके द्वारा सुबह से ही जो मरीज आए थे दिखाने के लिए, वो मुख्य जो दरवाज़ा है ओपीडी का, वो बंद करवा दिया गया था और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मरीज़ काफ़ी यहाँ परेशान थे। कई मरीजों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और एसपी साहब को भी फ़ोन किया गया कि उनको जो है तमाम समस्याएँ हो रही हैं, वो दूर दूर से दिखाने के लिए आए हुए हैं और उनके द्वारा, रजनीश के द्वारा, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, गेट को बंद कर दिया गया है। काफ़ी परेशान थे। फिर हॉस्पिटल से भी सूचना गई थी, तो हम और सीओ साहब लोग आए। हमारे सीएमएस के कार्यालय में 12:05 पे एक पत्र कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त कराया गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो ये मेडिकल कॉलेज हमारे परिसर में बन रहा है, उसमें जो खुदाई हो रही, जो काम हो रहा है, तो मिट्टी फैल रही है और आवागमन बाधित हो रहा है, तो लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो वहाँ सारे कर्मचारियों ने इसकी वजह से हमको ये लिख के दिया लिखित रूप में कि हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। तो इसके लिए मैंने इनको मौखिक रूप से मना भी किया कि इसके लिए आप अस्पताल में आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन की अनुमति नहीं है, ओपीडी बंद नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं तो हम लोग ओपीडी बंद करेंगे। मैंने उनको मौखिक रूप से करा कि अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है, जहां पर कन्नौज डीएम ने धान खरीद के मूल्य को सही करने के लिए कमर कस ली है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी। दरअसल उन्होंने सौरिक क्षेत्र के कई धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है।
जहां अभिलेख दुरुस्त न मिलने पर खरीद की रफ्तार सुस्त होने पर भी उन्होंने केंद्र प्रभारियों को जमकर फटकार लगाई है। कई किसानों ने डीएम से खरीद प्रभारियों की शिकायत भी की है। कन्नौज डीएम राकेश कुमार मिश्रा का काफिला सबसे पहले सौरिफ के हरिभानपुर खरीद केंद्र पहुंचा, जहां पर किसानों ने लीड लतीफी की शिकायत डीएम से की। डीएम ने सभी किसानों का धान मिलने और साथ ही टोकन के मुताबिक जल्द से जल्द देने के निर्देश भी दिए हैं। खरीद रजिस्टर दुरुस्त न मिलने पर भी डीएम डिप्टी आरएमओ को कड़ी फटकार लगाई गई है। इसके बाद डीएम, पीसीएफ और एफएसएस और साथ ही गयासपुर में स्थापित खाद्य एवं रसद विभाग ने धान खरीदी केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। ज्यादातर जगह किसानों ने खरीद में लेट लतीफी की शिकायत की है, जिस पर डीएम ने आगे से दिक्कत न होने का आश्वासन भी दिया है। धान नहीं लिया जा रहा। कहाँ पे? ग्यासपुर। ग्यासपुर। जी। किसने मना किया है? इस्माइल साहब। आपने कहीं शिकायत की है? हमने शिकायत की डीएम साहब से की। डीएम साहब आए थे? हाँ, डीएम साहब आए थे। डीएम साहब ने क्या आश्वासन डीएम दिया? साहब ने आश्वासन दिया वहाँ लेके जाइएगा, आपका धान लिया जाएगा। योगी सरकार भले ही लाख दावे कर ले और साथ ही लाख तरह के कानून बना ले, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन इसके बावजूद भी जो दहेज लोभी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। दहेज लोभी एक युवक ने शादी से इनकार करने से लड़की पक्ष के लोगों में हड़कंप मच गया है। 19 दिसंबर को बरेली के कोहाबाद की गिहार बस्ती में बारात आनी थी, लेकिन शादी से इनकार होने पर कोहराम मच गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामले में तहरीर भी दर्ज कराई है। दरअसल पुलिस ने वर पक्षों के 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इस मामले के बाद वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि महावीर पुत्र चिन्हा निवासी गिहार कॉलोनी ने अपनी बेटी का विवाह योगेंद्र पुत्र गुलफाम निवासी से तय किया था। विवाह तय होने के 6 माह पूर्व ही उस पर लगन पक्का कर दिया गया। लगन पक्का होने के बाद सभी लोग खुश थे। युवती भी शादी के सपने सजोई थी, लेकिन गुरुवार को वर पक्ष ने युवक के पिता ने अचानक से 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। 2 लाख रुपए न देने पर शादी के लिए इनकार कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मामले में दोनों ही पक्ष में दहेज को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद शादी से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले को तहरीर दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शादी तय है 19 तारीख की। अच्छा। और ये बरेली से आगे भोजीपुरा मोहल्ला कंचनपुर है। और इसकी मांग में सर 6 महीने पहले लगन टीका दे आया। और मैं मोचीगिरी काम करता हूँ, पत्ता पर चौराहा सुखाबाद में बैठता हूँ। अब मुझ पर सर जितना उनकी मांग थी वो कर दी। अब एन टाइम पे 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं सर। अब मैं कहाँ घर बेच के दे दूँ, क्या बच्चे बेच के दे दूँ? कब की शादी है? इसी 19 तारीख की, आज से 10 दिन रह गए हैं। लगन टीका हो चुका? लगन टीका हो गया सर। ये फोटो भी है मेरे पास, ऊपर देखिए ये फोटो है, मेरे कार्ड छपे हुए हैं, कार्ड भी दिखाए। अब मेरे रिश्तेदारी में क्या बेइज्जती होगी, मोहल्ले में क्या बेइज्जती होगी। तो आपने पुलिस से शिकायत की? वो लोग क्या कहा? पुलिस में शिकायत कर दी। तो मैंने ये लड़के का भाई है बड़ा और लड़के का पिताजी है, लड़के को फरार कर दिया, भाज गया वो। शादी तय है 19 तारीख की। अच्छा। और रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों ही प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी। नीलगिरी पर्वत की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस घटना में शहीद होने पर देश भर में शोक व्याप्त है। लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी श्रृंखला में ही धर्मनगरी वृंदावन में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। नगर निगम चौराहे से रंगजी मंदिर और गांधी पार्क तक ये कैंडल मार्च निकाला गया। युवा कार्यकर्ता विपिन रावत अमर रहे के नारे लगाते रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा विपिन रावत का नाम रहेगा। वहीं ऐसे नारे लगाते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। देखिए, इस देश की अपूर्णीय क्षति, हमारे देश के आर्मी चीफ विपिन रावत जी और उनके साथ 13 लोगों का विमान दुर्घटनाग्रस्त में वो सब शहीद हो गए, मृत हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो देश के लिए समर्पित होकर हमारे एक इतने बड़े पदस्थ पर थे, उनका जाना हमारे देश के हर एक व्यक्ति के अंदर कचोटता है। श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करते हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नगर में कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और आज हमारे देश के नौजवानों में प्रतापगढ़ में बेखौफ घूम रहे
है दबंगों की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां प्रशासन सख्त है तो वहीं दूसरी ओर दबंग भी अपनी दबंगई दिखाने से पीछे नहीं हट रहे। कंधाई थाने के कापा बाजार के पास दबंगों ने गोली मारी है। धर्मेंद्र शुक्ला को 3 गोलियां लगी है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला मामूली कहासुनी बताई जा रही है। मामूली कहासुनी हुई इन लोगों के बीच, फिर 3 दबंगों ने धर्मेंद्र को लक्ष्य कर झोंका फायर। वहीं इस हमले में 2 गोलियां पेट में लगी हैं तो वहीं 1 गोली हाथ में भी लगी है। घटना के बाद गंभीर हालत में उसको सीएचसी के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर गंभीर हालत को देखते हुए प्रयागराज के लिए उसे रेफर कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही सीओ सिटी भी वहां पर पहुंची है और कोतो पीड़ित से सारी जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं घटना की बाबत सीओ ने बताया है कि गोली चलने से धर्मेंद्र घायल हुआ है, जिसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट एसओजी के साथ ही कंधाई थाने की पुलिस को भी लगाया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल लाया गया था और यहां से एसआरएन रेफर कर दिया गया है, जिस संबंध में गहनता से जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितनी टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी? इसमें स्वाट और एसओजी की टीमें जो है लगी हुई हैं और थाने से भी टीमें इसमें कार्य कर रही हैं। शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। भारत में अब ड्रैगन के मटन ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, ड्रैगन, जिस आप जानते ही होंगे, ड्रैगन चीन को कहते हैं। तो ऐसे में जो ड्रैगन है वो नेपाल के रास्ते से भारत में मटर की खेप भेज रहा है। ड्रैगन की मटर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। काफी सस्ता होने के कारण भारत में चाइनीज मटर की बड़े पैमानों पर तस्करी की जा रही है। वहीं जनपद बहराइच के सीमावर्ती इलाकों में भी चाइनीज मटर की खेप है। नानपाड़ा, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, बनारस व साथ ही उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित अन्य बड़े शहरों में से भेजा जा रहा है। रुपईडीहा बॉर्डर तस्करी का हब बन चुका है। ऐसे में रुपईडीहा बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ही नेपाली जिला बांके का नेपालगंज शहर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से चाइनीज मटर से भरे हुए बड़े कंटेनर नेपालगंज आते हैं। फिर नेपालगंज में अपने काले कारोबार का साम्राज्य चला करके कुछ बड़े तस्कर उस मटर से भरे हुए कंटेनर को भारतीय तस्करी की तैरे पर भारत से मटर ले जाते हैं। ऐसे में भारत में इस मटर का कारोबार बढ़ता जा रहा है और जो कि सेहत के लिए काफी हानिकारक भी बताया जा रहा है। सुरक्षा बल इन रास्तों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर पर खुलेआम तस्करी का गोरख धंधा चालू है। सर, 1 दशक से देखने में आ रहा है कि चाइना उत्पादित मटर या अन्य प्रकार के खाद्यान्न पदार्थ नेपाल के रास्ते भारत में लगातार भेजा जा रहा है, जिसका उपभोग यहाँ के जो होटल चलाने वाले लोग हैं धड़ल्ले से कर रहे हैं। चिकित्सक या शरीर विज्ञानियों का मानना है कि नेपाल के रास्ते से जो मटर आदि भारत क्षेत्र में मंगाया जा रहा है वो अखाद्य पदार्थ है। उसका सेवन करने से हमारे लोग नई नई बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और लाइलाज डॉक्टर्स का कहना है कि किडनी रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तमाम ऐसे मरीज पाए गए हैं जिनकी किडनी अल्पायु में खराब हो गई है। या अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर वाल्मीकि परिवार में विवाद देखने को मिल रहा। वही विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें महिला भी घायल हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला पड़ाव में सत्यपाल वाल्मीकि के परिवार के लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद सत्यपाल की पत्नी को मारपीट करके घायल कर दिया गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दर्ज कराई है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं सत्यपाल की पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है। उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की गई है, उससे भी घायल कर दिया गया है। वहीं घायल को परिजन थाने लेकर गए हैं और पुलिस आखिर कब कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात है। क्या पीड़ित सत्यपाल के परिवार की सुरक्षा होगी? क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। मेरा नाम साहब सत्यपाल वाल्मीकि है। कल मेरी घरवाली के साथ नितिन कालिया ने मारपीट की। मैं उस वक्त हॉस्पिटल में इलाज करा रहा, उसके बाद भी मेरे घर पे मेरे बच्चों को गाली गलौज दी, एक सुअर में मेरे में छुरी मार दी। आज मैं घर पे था नहीं तो आज मेरी लड़की को मोनिका को मारा पीटा इन्हीं लोगों ने। आपने पुलिस में शिकायत की? मैंने साहब 112 नंबर पे भी शिकायत की और थाने में भी कल तहरीर दे के गया हूँ, मगर अभी तक मुझे कोई सहायता ऐसी लंबी नहीं मिली जिससे मेरी मदद। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना
उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।